हमने देखा कार्बोक्सिलेशन। अब हम देखेंगे रिडक्शन, जिसके लिए हमने बात करी थी कि हमें अगला नेक्स्ट चैप्टर पौधों में श्वसन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि उसमें चरण होता है। कौन सा चरण होता है? वायवीय श्वसन होता है। ठीक है ना। उस वायवीय श्वसन में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक एसिटाइल कोए का निर्माण होता है, फिर क्रैब चक्र होता है, फिर ईटीसी होता है। ये सारे चक्र होते हैं। ठीक है ना। जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में 10 चरण होते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई वहाँ भी हमारा क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। CO2 ले रहे हैं ना, जैसे पादप, तो उसी को तोड़कर और इस तरह से वहाँ पर भी एनर्जी बनाई जा रही है। तो उसी के बारे में, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। हम तो क्या करें? ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, वायवीय श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, जिसमें 10 चरण होते हैं, उसके 7वें चरण में, अब 10 चरण क्या होते हैं देखो भाई। पहले ग्लूकोज रहता है, जो कि ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर टूटता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर बनता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर बनता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर 9वें स्टेप में बनता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फिर लास्ट बनता है 2 पायरुविक एसिड। तो ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, फिर वो क्या करेगा? एसिटिल कोए उसमें जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे करते हुए ETC चक्र, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाकर होगा। ठीक है ना, संक्रमण। तो ये जो हमने देखी ग्लाइकोलाइस की प्रक्रिया, ये उल्टी भी हो सकती है। पायरुविक से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ऐसे करके ग्लूकोज तक जा सकती है। इसको अपचयन बोलते हैं। तो होता क्या है, जो 7वां चरण है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अपचयन होता है। ठीक है ना। और ये भी याद रखना, हमने यहाँ पर 6 CO2 लेनी है, और उससे 6 RUBP को जोड़कर 12 3PGA बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या? 3PGA, जो कि यहाँ पर भी है। ये रहा 13 बाई PGA, हाँ, कहाँ पर है? ये रहा हमारा 13 बाई PGA। ठीक है ना, यानी बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है ना, 3PGA, ये रहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। अब इसको ना हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, कहाँ गया? हाँ, ठीक है ना, PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है ना। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, यहाँ से अब अपचयन होते हुए कहाँ जाएगा भाई? अब यहाँ पर अपचयन होता हुआ ये 6F6P पर जाएगा। 6F6P क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम 6 CO2 और 6 रूबिस्को और इस तरह से हम बनाएंगे ना, इस वजह से। तो हमने 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब आता है, तो यहाँ पर अब जो बनेगा, यानी कि F6F से क्या बनना चाहिए था? 1G6P बनना है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यानी कि 6 नहीं बनता है, केवल एक। और जो 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो क्या रह जाते हैं? शेष रह जाते हैं, बच जाते हैं। तो वे क्यों बचे, अभी हम आगे देखेंगे। अब इस 1,6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक ग्लूकोज बन जाएगा, और हमें यही तो निर्माण करवाना था, यानी पूरी प्रक्रिया में एक ग्लूकोज का निर्माण करवाना है। ठीक है ना। अब ये जो शेष रह गया, उसका हम देखेंगे। ठीक है ना। उसका उपयोग कहाँ होता है? रीजेनरेशन में, पुनरुद्भवन में। इस प्रक्रिया में अपचयन प्रक्रिया के पश्चात जो बची हुई 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को उपयोग में लेकर क्या बनाया जाता है? कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में जो यूज़ आने वाला ग्राही था ना, RUBP, तो उससे 6 RUBP बना दिए जाते हैं, यानी 5 फ्रक्टोज। उससे फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। कौन सी? हेक्सोस, 6 कार्बन है, तो 6 पंजे 30 कार्बन है। तो यहाँ भी क्या बन गई? पेंटोज शर्करा, जो राइबोलोज है RUBP, उसकी 6 बन गई, यानी कि 6 5 30, यानी कि 6 RUBP में बदल दिया जाता है। और जो ये जो 6 RUBP ये कार्बोक्सिलेशन में यूज़ आता है, और पुनः C3 साइकिल प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल फिर से शुरुआत हो जाती है, इसीलिए हमने C3 साइकिल या केल्विन साइकिल इसे बोला है। ठीक है ना। अब इसके परिणाम में क्या हुआ देखो, हमें 6 CO2 से क्या मिल रही है? एक ग्लूकोज मिल रही है। 18 ATP नहीं, 6 CO2 जब टूटेगी तो किसमें टूटेगी? हमारे एक ग्लूकोज में। ठीक है ना। और जो 18 ATP वो टूटेगी हमारे 18 ADP में, और जो 12 जो हमें NADPH मिल रहे हैं, वो किस में टूटेंगे? 12 NADP में। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अब हम देखेंगे प्रकाश श्वसन।
ठीक है ना। क्या हम देखने वाले हैं, प्रकाश शोषण। तो प्रकाश शोषण है फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का इसमें टूटकर ऊर्जा देना, है ना, सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटकर ऊर्जा देना। तो यहाँ पर वही हम करेंगे, रेस्पिरेशन करवाएंगे। लेकिन ये किसमें हो रहा है, हमारे पौधों में हो रहा है। लेकिन ये एक खराब प्रक्रिया है जिसमें हम ग्लूकोज को ना तोड़कर किसको तोड़ते हैं, RUBP। देखते हैं हम। अब इसे C2 चक्र भी और ग्लाइकोलेट चक्र बोला गया है ना, और इसे PCO भी बोला गया, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है रूबिस्को के साथ। तो इसीलिए हम इसको, और निर्माण हो रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। और किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का, कार्बन ऑक्सीडेशन। अब इसे खोजा किसने था, डेकर एंड टीओ ने खोजा था तंबाकू पौधे में। ठीक है ना, डेकर एंड टीओ ने तंबाकू के पौधे में इसकी खोज की थी। और ये क्या है, नष्टकारी प्रक्रिया यानी वेस्टफुल प्रोसेस है। और ये किसमें पाई जाती है, C3 पादपों में पाई जाती है, C4 पादपों में नहीं मिलती। इसीलिए C4 पादप क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उच्च श्रेणी में आते हैं। C3 जो होते हैं इसमें ये प्रक्रिया होती है जो विनाशकारी, नष्टकारी होती है, वेस्टफुल होती है। इस वजह से इसे थोड़े कम उसमें देखते हैं C4 से ना। अब ये प्रक्रिया क्या है, देखो भाई, ग्राही थी हमारी RUBP, उसी का हमारा जो पेंटोस शर्करा है राइबोलोज वाली, जो हमारी ऑक्सीडेशन में काम आ रही है, उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाकर जिस तरह से होती है रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर प्रकाश और रूबिस्को, और यहाँ पर एक और चीज़ ATP का उपयोग करके, यानी ATP खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या बनना है, CO2 और H2। यानी हमारे तो किसी काम की नहीं, इसमें ATP बनी ही नहीं रही, ATP उल्टा खर्च हो रही है, और साथ में हमारा ग्राही RUBP भी खर्च हो रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार शोषण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलेशन में यूज में आने वाला ग्राही RUBP का इस्तेमाल में लेकर ऑक्सीजन, प्रकाश और ATP का उपयोग करके तथा रूबिस्को एंजाइम जो यह ऑक्सीडेशन कराता है ना, और रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीडेशन कराता है और प्रक्रिया संपन्न होती है जिसमें ATP का उत्पादन नहीं होता तथा ATP खर्च करनी पड़ती है। और RUBP जो C3 चक्र में कार्बोक्सिलेशन में इस्तेमाल होता है जिससे ग्लूकोज बनती है, वह भी खर्च हो रहा है। इसलिए यह प्रक्रिया नष्टकारी, यानी RUBP भी खर्च हो रहा है, C3 कैसे होगा अगर ये खर्च होता जाएगा, और हमारी ATP भी खर्च हो रही है, यानी ऊर्जा ही नहीं मिलेगी हमें, तो है ना। तो इसलिए क्या है, नष्टकारी है। जिसे डेकर एंड टायो ने खोज करी थी। ठीक है ना, तंबाकू पौधे में, और ये C3 में होती है, C4 में नहीं होती। अब C2 चक्र क्यों नाम दिया, इसका C2 चक्र नाम है, और एक और नाम है इसका जिसको हमने क्या बोला है, ग्लाइकोलेट चक्र। क्यों, क्योंकि यह प्रक्रिया 3 क्षेत्रों में पर्णमध्योतक कोशिका में संपन्न होती है। पहले हरित लवक, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इसका पहला उत्पाद, ये पूरी ऐसे साइकिल की तरह होती है। ठीक है ना। पहला उत्पाद जो है वो क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइकोलेट चक्र भी है। ठीक है ना। और ये एक पूरे चक्र की तरह संपन्न है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।